सबों को जोहार साथियों। ड्रग्स के बारे में हमने बहुत सुना, लेकिन आज मैं मणिपुर में जो संघर्ष हमने अभी तक देखा उसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मैंने 14 अगस्त 2023 के इस वीडियो में विस्तार से बताया है। आप लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। अभी 16 अप्रैल को अल जजीरा न्यूज़ चैनल के लिए अंगना चक्रवर्ती द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, जिसमें इस संघर्ष के पीछे ड्रग्स, सशस्त्र समूहों और राजनीति की एक कहानी उभर कर आती है, जहां नशीली दवाओं के व्यापार ने राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ मणिपुर में संघर्ष को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 11 महीने के बाद संघर्ष 219 लोग मारे गए, 1100 लोग घायल हुए तो 60,000 लोग विस्थापित हुए और राज्य को जातीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया। जो सशस्त्र समूह है वे क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए ग्रामीण हिस्सों में अत्याधुनिक हथियारों और विस्फोटकों का उपयोग करके लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि संघीय सरकार और राज्य सरकार के 60,000 से अधिक सशस्त्र बल अब तक हिंसा को अस्थायी अंत लाने में विफल रहे हैं। हिंसा और हत्या की प्रत्येक घटना ने विभाजन को पाटने और शांति के उन दावों की पोल खोल दी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले एक चुनावी रैली के दौरान किए थे, जब वो अपनी पार्टी के एन बीरेन सिंह, एक मैतेई मुख्यमंत्री को फिर से चुनने के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने वादा किया था कि मणिपुर को नाकाबंदी राज्य से, उस समय कई महीनों तक वैसी घटनाएं हो रही थी कि कुछ भी होता था तो नाकाबंदी की जाती थी, तो नाकाबंदी राज्य से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाला राज्य के रूप में ले जाने की बात कह रहे थे और दावा कर रहे थे कि हमारी सरकार ने पहाड़ी और घाटी के बीच की दूरियों को पाटने के लिए अभियान शुरू किया है। और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की नीतियों ने पहाड़ी और घाटी समुदायों के बीच अधिक एकीकृत संबंध को बढ़ावा दिया है। ये अलग बात है कि उस अभियान ने ही मैतेई और कुकी-जो आदिवासियों के बीच खाई और गहरी कर दी है और उन्हें जातीय संघर्ष में झोंक दिया गया। लेकिन यह भी सच है कि पहाड़ी हिस्सों में कुकी-जो आदिवासी समाज के विद्रोही समूहों ने और आदिवासी समाज के शीर्ष राजनेताओं ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के लिए प्रचार किया और उनके नेता बीजेपी की टिकट के लिए कतार में लगे थे। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की। 2022 से शुरू होने वाले उनके दूसरे कार्यकाल में भाजपा ने कुकी प्रभुत्व वाले पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्रों के 10 राज्य विधानसभा सीटों में से 5 पर जीत हासिल की। सितंबर 2022 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीतने वाले कुकी विधायकों में से 2 के सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। 7 में से 2 विधायक उनके मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए। हालांकि 2 साल बाद मोदी और सिंह के दावे धूल दूसरित हो गए। मणिपुर में कुकी-जो आदिवासियों और मैतेई लोगों के बीच अंतहीन जातीय संघर्ष देखी गई, जो यकीनन 21वीं सदी में देश में सबसे लंबे समय तक चलने वाला जातीय संघर्ष है। अब जैसा कि राज्य 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को राष्ट्रीय चुनाव में मतदान करने की तैयारी कर रहा है, वहां विभाजन और मजबूत हो गया है। जातीय आधार पर गठित सशस्त्र समूह पुनः मजबूती से खड़े हो गए हैं। असम राइफल्स के अनुसार जिन्होंने संघर्ष को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें म्यांमार से अवैध प्रवासी, कुकी लैंड की मांग, राजनीतिक अधिनायकवाद और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की महत्वाकांक्षा और नशीली दवाओं के खिलाफ उनका युद्ध। नशीली दवाओं पर युद्ध ने पहले राजनीतिक परिदृश्य में और बाद में मणिपुर संघर्ष को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वीडियो में इस बात की पड़ताल है कि नशीली दवाओं के व्यापार और उस पर राजनीति ने मणिपुर को कैसे हिला कर रख दिया। 2018 में मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में बीरेन सिंह ने नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के इलाकों में हजारों हेक्टेयर भूमि का उपयोग पोस्त की खेती के लिए किया जाता है और उन्होंने कहा कि खराब आर्थिक स्थिति, नौकरी के अवसरों की कमी और नशीली दवाओं की आसान उपलब्धता के कारण राज्य में नशीली दवाओं के आदी लोगों की संख्या बढ़ गई है। ज्ञात हो मणिपुर कुख्यात गोल्डन ट्रायंगल, जैसे आप देख सकते हैं इस मैप में, उस गोल्डन ट्रायंगल के निकट स्थित है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का एक क्षेत्र है जो एक गृह युद्धग्रस्त म्यांमार को कवर करता है।
ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र को दुनिया में सबसे बड़े मादक पदार्थों की तस्करी के गलियारों में से एक के रूप में परिभाषित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इस क्षेत्र से हीरोइन, अफीम और मेथाम्फेटामाइन जैसे सिंथेटिक दवाइयां पूरे एशिया में जा रही है। मणिपुर में इस व्यापार के फैलाव का एक पुराना इतिहास है। पिछले 15 वर्षों में मणिपुर में नशीली दवाओं का व्यापार में तेजी आई है। जब अमेरिका, अन्य पश्चिमी देशों और संयुक्त राष्ट्र म्यांमार और स्वर्ण त्रिभुज के पीछे जाना शुरू किया तो स्वर्ण त्रिभुज पश्चिमी की ओर मणिपुर में बढ़ गया। इससे सशस्त्र समूहों के लिए पैसा पाना आसान हो गया। कुकी और मैती जातियों सहित अन्य विद्रोही समूह म्यांमार के साथ खुली सीमाओं के पार नशीली दवाओं के व्यापार में शामिल हैं। 80-90 के दशक में मणिपुर में केवल कुछ हॉट स्पॉट थे जहां ड्रग्स बेची जाती थी। अब यह राज्य भर में हर जगह पाया जाता है। हालांकि कई सामाजिक समूह नशीली दवाओं और शराब के खतरे के खिलाफ अभियान भी चला रहे हैं। जोगेश, जो राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पीड़ितों के सबसे पुराने सामुदायिक संगठनों में से एक यूजर सोसाइटी फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स के प्रमुख भी हैं, ने कहा कि उनके क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने 2006 में ही मणिपुर की पहाड़ियों में पोस्तों की खेती देखी थी। पिछले 6 से 7 वर्षों में राज्य के कई हिस्सों, यहाँ तक कि इम्फाल में भी विनिर्माण इकाइयाँ सामने आई हैं। स्थानीय रूप से निर्मित अपरिष्कृत संस्करण, जिसे थम मेरोक कहा जाता है और मैतेई में नमक और मिर्च के कोड वर्ड से संबोधित किया जाता है, नंबर 4 हीरोइन का स्थान लेने के लिए आया था, जो म्यांमार में उत्पादित किया जाता था। दिसंबर के मध्य में थम मेरोक की कीमत 500 रुपये प्रति ग्राम थी, जबकि 20 साल पहले म्यांमार से आयातित नंबर 4 की कीमत 1200 रुपये प्रति ग्राम थी। तो सस्ता होने के कारण थम मेरोक की खपत बढ़ी। परिणाम स्वरूप नशीली दवाओं का सेवन करने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई। मणिपुर पुलिस के नारकोटिक्स और सीमा मामलों के तत्कालीन अधीक्षक और बिष्णुपुर जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक मेघचंद्र के अनुसार पोस्त की खेती पहाड़ियों में होती है, लेकिन अब घाटी में, विशेष रूप से थौबल और बिष्णुपुर जिलों में जो पहाड़ी क्षेत्रों से सटे हैं, बहुत सारी प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की गई है। ब्राउन शुगर के प्रसंस्करण इकाइयाँ मुख्य रूप से मुस्लिम क्षेत्रों में हैं, जबकि इम्फाल में मैतेई ट्रांसपोर्टर हैं, जो मणिपुर की राजधानी भी है। 2017 के बाद से नशीली दवाओं के मामलों में की गई 2518 गिरफ्तारियों में से 823 कुकी चिन लोग थे, 1083 मुस्लिम, तो 381 मैतेई और 181 अन्य लोग थे। वहाँ के लोगों की माने तो पोस्ता की खेती उसके लिए फ़ायदेमंद का सौदा था, क्योंकि बागान करके वो 1 किलो मिर्च की कीमत 50 से 60 रुपये किलो पाते थे और दवा यानी ड्रग्स का योगदान अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष लगभग 700 अरब रुपए का है। लेकिन सालाना केवल 20 अरब से 25 अरब रुपए की ड्रग्स ही पकड़ी जाती है, जो 5% से भी कम है। 27-28 लाख वाली आबादी वाले मणिपुर में 400 अरब रुपए से थोड़ी अधिक की वार्षिक अर्थव्यवस्था है, यानी राज्य के सालाना बजट से ज़्यादा का कारोबार ड्रग्स का है। मुख्यमंत्री द्वारा नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध की घोषणा के 5 महीने बाद उनकी पत्नी पर कुकीजो समुदाय के एक कथित ड्रग माफिया से संबंध रखने का आरोप लगाया गया था। यह दावा सीमा ब्यूरो के नारकोटिक्स मामलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थाउनोओजम ब्रिंदा की ओर से आया, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया। मणिपुर उच्च न्यायालय में एक विस्फोटक हलफनामे में उन्होंने मुख्यमंत्री पर एक कथित ड्रग किंगपिन, भाजपा नेता और स्वायत्त जिला परिषद के पूर्व प्रमुख लुकोसी जोऊ के खिलाफ मामला छोड़ने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। यह आरोप मेरे इस वीडियो में आप विस्तार से जान सकते हैं। ब्रिंदा ने हलफनामे में कहा कि उन्हें मणिपुर भाजपा के तत्कालीन उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार मोइरांगथेम, जो मैतेई समुदाय से हैं, का फ़ोन आया था, जब जोऊ के क्वार्टर पर छापे के बाद सुबह 5.5 किलोग्राम हीरोइन पाउडर और 2,80,200 याबा यानी मेथाम्फेटामाइन की गोलियां बरामद होने की सूचना मिली थी। हलफनामे में उन्होंने लिखा, उन्होंने मुझे बताया कि गिरफ्तार एडीसी चेयरमैन सीएम की दूसरी पत्नी ओलिस का चंदेल में दाहिना हाथ निकला और ओलिस गिरफ्तारी से गुस्से में थी। सीएम ने आदेश दिया था कि गिरफ्तार एडीसी चेयरमैन को उसकी पत्नी या बेटे से बदल दिया जाए और जोऊ को रिहा किया जाए। जोऊ, जो जमानत पर छूट गया, को बाद में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अपने हलफनामे में ब्रिंदा द्वारा नामित सभी लोगों ने अदालतों के समक्ष और सार्वजनिक बयानों में नशीली दवाओं के व्यापार में अपनी भूमिका से इनकार किया और किसी को भी किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। अब आप समझ सकते हैं ड्रग्स का यह व्यापार
सीएम आवास की निगरानी में होता था। आरोपों के बारे में मुख्यमंत्री के अधिकारियों ओलिस और अश्विनी कुमार मोइरंगथेम से रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सवाल अनुत्तरित ही रहे, यानी कोई जवाब वहाँ से नहीं आया। कुकी प्रभुत्व वाली पहाड़ियाँ म्यांमार की सीमा पर है और मणिपुर के अन्य पहाड़ी हिस्सों और म्यांमार की सीमा से लगे अन्य राज्यों की तरह ही सीमावर्ती क्षेत्र का उपयोग नशीली दवाओं के सेवन के मार्ग के रूप में किए जाने के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस मात्रा का व्यापार केवल राजनीतिक संरक्षण के साथ ही चलाया जा सकता है। मणिपुर में राजनेता, व्यापारी और विद्रोही समूह इस व्यापार का हिस्सा हैं। बड़ी बात यह है कि मणिपुर में देश के अर्धसैनिक बलों, सेना और खुफिया एजेंसी की सबसे बड़ी उपस्थिति है और मोरे, जो भारत म्यांमार सीमावर्ती इलाका का एक शहर है, में सुरक्षा बलों द्वारा तस्करी, जबरन वसूली या लूट की घटनाएं काफ़ी दर्ज हैं। 2022 में मणिपुर के एक पुलिसकर्मी और असम राइफल्स के एक जवान को 200 अरब रुपए मूल्य की प्रतिबंधित याबा गोलियों के साथ गुवाहाटी में गिरफ्तार किया गया था। उस समय की समाचार रिपोर्टों के अनुसार खेप को मोरे से तस्करी कर लाया जा रहा था। मोरे, मैतेई और कुकीजो समुदायों के बीच संघर्ष का सबसे हालिया मुद्दा बन गया है। फरवरी में भारत ने इंडो म्यांमार फ्री मूवमेंट रेजिम को ख़त्म कर दिया, जहां सीमा के 16 किलोमीटर के भीतर के निवासियों को केवल सीमा पास का उपयोग करके बिना वीज़ा पार करने की अनुमति दी गई थी। इस कदम का स्थानीय कुकीजो और नागा समूह ने कड़ा विरोध किया था। अपने खिलाफ आरोप कम होने के साथ मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने 2022 में फिर से वादा किया कि ड्रग्स के खिलाफ उनकी लड़ाई अच्छी चल रही है। जनवरी 2022 में ट्विटर पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहाड़ियों में 110 एकड़ यानी लगभग 45 हेक्टेयर में पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया है। एक साल बाद जब मई 2023 में संघर्ष शुरू हुआ तो कई मैतेई नागरिक समाज के संगठनों ने यह दावा करके नशीली दवाओं के व्यापार को सांप्रदायिक रंग दे दिया कि नशीली दवाओं का कारोबार काफ़ी हद तक कुकी समुदाय का व्यवसाय है। सोशल मीडिया पर कुकी समुदाय को बड़े पैमाने पर नार्को आतंकवादी के रूप में लक्षित किया गया था। इस बीच राज्य विधानसभा में कुकी और मैतेई समुदायों से उनकी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच दरार खुलकर सामने आ गई। कुकी राजनीतिक नेताओं ने मुख्यमंत्री पर राज्य को सांप्रदायिक बनाने और नए मैतेई सशस्त्र समूहों आरामबाई तेंगोल और मैतेई लीपुन का समर्थन करके उनके समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ये वही विधायक थे जिन्होंने कुकी सशस्त्र समूहों के खुले समर्थन से 2022 में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का समर्थन किया था। वे आदिवासी राजनीति का अभिन्न अंग है। अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका आशीर्वाद लेना जरूरी है, मतलब उन उग्रवादी समूहों का। जिन उम्मीदवारों को वे प्रायोजित करते हैं उनके निर्वाचित होने के बाद उन सशस्त्र समूहों को सरकार से अलग अलग अनुबंध मिलते हैं। जैसे तैसे जातीय संघर्ष तेज होता जा रहा है। कुकी समुदाय के विद्रोही समूह और राजनीतिक नेता जो कभी मैतेई मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए थे, अब स्पष्ट रूप से खुद को दूर कर रहे हैं। 2019 के आम चुनाव के विपरीत जब उसमें कुकीजो को मैदान में उतारा था, इस बार भाजपा के पास बाहरी मणिपुर सीट के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। इतना डर पैदा हो गया है। लेकिन इनर मणिपुर यानी घाटी की सीट के लिए अपने अभियान में कहती है भाजपा कि हमारा ध्यान भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाकर इंडो म्यांमार फ्री मूवमेंट रेजिम को समाप्त कर और अवैध प्रवासियों की पहचान करके मणिपुर के स्वदेशी लोगों को बचाने पर है। एक और चौंकाने वाला बात यह है कि जातीय संघर्ष के लिए बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहराने के बावजूद भाजपा के भीतर कुकी नेताओं ने अभी तक उनके मंत्रिमंडल या पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। इस अवधि के दौरान विभिन्न कुकी जो नागरिक समाज समूह ही अपने समुदाय के अधिकारों और मांगों के प्रमुख अगुवा के रूप में उभरे हैं। मतलब वो कोई ऐसा नेता नहीं, सिर्फ सामाजिक संगठन ही ऐसे बातों को अपनी रखने के लिए उभरे हैं। संघर्ष की शुरुआत के बाद से इन समूहों की प्रमुख मांगों में से एक मणिपुर से एक अलग प्रशासन की स्थापना है। यह प्रस्ताव शुरू में 10 कुकी जो विधायकों द्वारा रखा गया था, जिनमें से 7 भाजपा के हैं। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार मणिपुर को अलग प्रशासन देने के मत पर नहीं है। इतने विरोध प्रदर्शनों के बाद भी मैतेई समुदाय और विशेष रूप से बीरेन सिंह के खिलाफ गुस्से को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा समर्थित उम्मीदवार के लिए कुकी प्रभुत्व वाली पहाड़ियों में उपचुनाव जीतना असंभव लगता है। इन चुनाव में कोई कुकी जो उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। बाहरी मणिपुर सीट के लिए मैदान में अभी उम्मीदवार नागा हैं और भाजपा नागा पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। मणिपुर की राजनीति की परतें, राजनीतिक अभिजात वर्ग और जातीय विभाजनों के पार उनके हितों के बीच जो संबंध है
दो समुदायों के बीच टकराव की एक जटिल छवि की ओर इशारा करती है। बंदूकधारी पुरुष, युवा और बूढ़े अब पड़ोसी कुकी और मैती गांव से अपने गांव की रक्षा करते हैं। हर कुछ दिनों में गोलीबारी और मौतों की सुर्खियां आते रहती है। विद्रोही समूहों में लोगों की भर्ती और प्रशिक्षण लगातार किया जा रहा है। अस्थिरता के इस समय में ड्रग्स का ट्रांसशिपमेंट और संचालन अधिक सक्रिय हो जाता है। मैती लोग पहाड़ियों पर नहीं जा सकते और कुकी घाटी में नहीं आ सकते, लेकिन ड्रग्स अब भी हर जगह आ जा सकती है। अब आप सोचिए, आइसोलेट करके यदि दूसरे आदिवासी इलाकों को भी ऐसे ही टारगेट किया गया तो आप कितने तैयार हैं? इसके लिए अल जजीरा और रिपोर्टर कलेक्टिव की रिपोर्ट को मैंने सहारा लिया। आप द रिपोर्टर कलेक्टिव के साइट पर जाकर पूरी खबर पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।